ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, एनएफटीज हॉटेस्ट कमोडिटी थे मार्केट में और हमने सिंगर्स, एथलीट्स, यूट्यूबर्स और इवन कॉमेडियंस को भी इस क्रेज़ को खरीदते हुए देखा था। ये लोग जो है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ना तो मिलियंस ऑफ डॉलर जो है इन नॉन फंजिबल टोकन्स में डाल देते हैं। हालांकि नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो किसी तरह का फैंसी इन्वेस्टमेंट लग सकती है, मगर इन दी एंड एक डिजिटल पिक्चर है। इनफैक्ट अगर आपको किसी ने कहा नहीं कि आपने पे किया है इस पिक्चर के लिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इस चीज़ के साथ ही एटलीस्ट ये सेलिब्रिटीज़ तो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। Did you taught me what's up, and then I bought an ape. I got an ape too because I saw you on the show with people and you said you got on MoonPay, so I went and I copied you and did the same thing. यूजुअली इन लोगों की वर्थ टेंस ऑफ मिलियंस नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में होती है, तो अगर कुछ फ्यू थाउजेंड या कुछ मिलियन भी लूज़ कर दे को अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाएंगे। मगर ये लोग जो हैं वो अकेले नहीं है जो कि इस क्रेज़ को खरीद रहे हैं। लोड्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स भी अपनी लाइफ सेविंग्स को डजन्स ऑफ जेपेग में लगाते थे, ये होप करते हुए कि एटलीस्ट एक तो उनमें से नेक्स्ट क्रिप्टो पंक या बोर्ड एप बनेगा। मगर क्योंकि पूरा एंटायर मार्केट जो है क्रैश होना शुरू हुआ, ज़्यादा समय नहीं लगा एनएफटीज को फॉलो करने के लिए। एग्जांपल के लिए अप्रैल में बोर्ड एप्स जो हैं वो 400 से 5 लाख डॉलर्स के बीच बिक रहे थे, मगर सिर्फ अब वो 1 लाख डॉलर के आसपास बिक रहे हैं। सिमिलरली क्रिप्टो पंक्स जो है वो भी 4 लाख डॉलर से अंडर 1 लाख डॉलर्स आ चुके हैं। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट और नोटेबल एनएफटीज थे। जो बहुत सारे एनएफटी जो आम इंसान खरीद रहे थे वो 90% डाउन हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि एनएफटीज की सेल्स 92% क्रैश हो चुकी है पीक से। तो किस तरह से एंटायर क्रेज जो है शुरू हुई और क्या एनएफटी कभी रिकवर भी कर पाएंगे या नहीं। अगर थोड़ा पीछे जाए तो आइडियाज़ था एनएफटीज़ के, वो काफ़ी पीछे लेके जाते हैं हमें 2012 में। एट द टाइम एक इंसान जिसका नाम था मैनी रोजनफील्ड ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था, नाम था उसका कलर्ड कॉइन्स। जो पेपर था वो डिस्क्राइब करता था एक मेथड जिसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स जो थे वो रिप्रेजेंट किए जा सकते थे, अकाउंट किए जा सकते थे डिजिटल वर्ल्ड में। जो आइडिया था एक टोकन सिस्टम बनाना जो कि सिमिलर था बिटकॉइन के, और जो ट्रांजेक्शन थे वो अकाउंटेड होने थे ब्लॉकचेन पे। मगर डिफरेंस ये था कि हर टोकन जो है यूनिक था और डिस्टिंग्विशेबल था, ना कि बिटकॉइन की तरह। हालांकि रेदर इंटरेस्टिंग आइडिया था बहुत सारे क्रिप्टो एंथुजियास्ट को, मगर आइडिया जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बिटकॉइन की लिमिटेशंस थी उस समय। इसकी वजह से एंथुजियास्ट रुके नहीं ट्राइंग करने के लिए कलर्ड कॉइन्स को एक रियलिटी में। और ये हमें एक आर्टिस्ट जिसका नाम था केविन मैकॉय की तरफ लेके आता है। 2014 में केविन ने एक पीस ऑफ डिजिटल आर्ट बनाया, क्वांटम एक सिंपल सा पीस था और बेसिकली जस्ट एक ऑक्टागन था जो कि पल्सेट करता था अलग अलग कलर से। मगर जिस चीज़ ने उसे यूनिक बनाया कि केविन के एफर्ट उससे एनएफटी बनाने में। हालांकि वो बिटकॉइन का लेवरेज नहीं ले सकते थे, उन्होंने क्वांटम एक दूसरे ब्लॉकचेन पे निकाला, इसका नाम था नेम कॉइन, जिसकी वजह से क्वांटम का पहला एनएफटी बन गया दुनिया का। मुझे नहीं लगता आप सरप्राइज हो गए सुन के कि क्वांटम जो है वो $1 मिलियन से ज़्यादा का बिका था पीक में। एनीवेज आफ्टर रिलीज ऑफ क्वांटम हमने बहुत ज़्यादा बज़ देखी क्रिप्टो कम्युनिटी में एनएफटीज़ के अराउंड, और वो एक लॉट ऑफ हाइप थी नेटिव सपोर्ट का एनएफटीज़ में बिटकॉइन के। मगर ये कभी भी नहीं हुआ। इवन आज भी बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन जो है नेटिवली सपोर्ट नहीं करता एनएफटीज़ को। प्रॉब्लम ये थी कि बिटकॉइन जो है वो रियल एसेट्स के लिए नहीं बनाया था, तो ट्राई करना इंजेक्ट करना इस आइडिया को बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और जहाँ पे इथेरियम कम्स इन आता है, और इथेरियम जो है वो मिड 2015 तक लॉन्च नहीं हुआ था। जो डेवलपमेंट टीम है तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम था स्टडी करने में शॉर्टफॉल्स को। बिटकॉइन ने एड्रेस कर दिया सारी चीज़ों को, और इथेरियम टीम जो है एनएफटीज़ को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती, मगर एक रोबस्ट सिस्टम बनाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, वहीं पे क्रिएटिंग, मिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनएफटीज़ को आसान कर दिया पहले से। और इसने 2 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ध्यान खींचा, जिनमें से एक थे जॉन वेटकिंसन और मैट हॉल, जिन्होंने डिसाइड किया खुद के सेट ऑफ एनएफटीज़ बनाने का। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एनएफटी प्रोजेक्ट जो है 10,000 पीसेस से निकाला था, जो कि लंदन के पंक कल्चर से इंस्पायर्ड था। उन्होंने डिसाइड किया इसे क्रिप्टो पंक्स बोलने का। इनिशियली उन्होंने फ्री में दे दिया क्रिप्टो पंक्स को, किसी के पास भी इथेरियम वॉलेट था, जिसकी वजह से काफ़ी आयरॉनिक है क्योंकि हर एक जो पीस था $4 लाख से ऊपर का होने वाला था। उसके बाद क्रिप्टो पंक्स जो है वो ओजी बन गए थे क्रिप्टो स्पेस में, और हमने थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को देखा जो वो रिप्लिकेट करना चाहते हैं उनकी सक्सेस को, मगर कुछ ही जो है का पास आ चुके हैं उनके जैसे बोर्ड एप्स। इन द मीन टाइम क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो भी काफ़ी मुश्किल थे काम करने के लिए, और आसान नहीं बनाता है आम लोगों को बाय और ट्रेड करना एनएफटीज़ को, जो हमें अगले इंसानिटी पे लेके आता है जो हमने पिछले साल देखी थी।
NFTs की हिस्ट्री सुन के आपको कन्विंस नहीं हुए होगे कि NFT यूज़फुल है किसी भी तरह से। आफ्टर ऑल एक बेसिकली कपट ऑफ आर्ट कलेक्शन है जो कि वायरल हो चुके हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। मगर डिजिटल आर्ट जो है एक ही केस है NFT का, और एक्चुअली मोस्ट ओवररेटेड यूज़ केस है NFTs के। बाकी सारे यूज़ केसेस भी है जैसे प्रूफ ऑफ ओनरशिप, क्योंकि आप देख सकते हो NFT जो लिमिटेड नहीं है प्रूविंग करना है ओनरशिप को डिजिटल आर्ट के, वो प्रूव कर सकते हैं ओनरशिप को किसी की तरह से। ग्रेट एग्जाम्पल है उसका रियल एस्टेट। आप सोचो आपके पास NFT बेस्ड डीड है, आपने जब एक घर खरीदा, आप एसेंशियली एक रिकॉर्ड बना सकते हो घर की ऑक्यूपेंसी और ओनरशिप का ब्लॉकचेन में, और जब आप उसे बेचोगे वापस तो आप पोटेंशियल बायर्स को पूरी हिस्ट्री दिखा सकते हो घर की जब से वो बना था। इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ो तो एलिमिनेट कर सकते हो बहुत सारा पेपर वर्क और ट्रेडिशनल एसोसिएट जो होती है रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन से। ये सेम प्रिंसिपल हर चीज़ में लागू होता है, इसकी सब्सटेंशियल वैल्यू है। अगर आप सोचो NFT मिले आपकी कार परचेज पे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में, और इसी तरह से NFTs जो है लिमिटेड नहीं है हाई वैल्यू आइटम्स पे। NFT जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हर चीज़ों के जैसे ग्रोसरीज और फूड में। इन द सिनेरियो NFT जो है वो प्रूव नहीं करते ओनरशिप को, मगर वो ट्रैक करना चाहते हैं सप्लाई को, चेन को। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आम इंसान जो है वो एक डिजिटल सर्टिफिकेट लेगा कि वो दूध उनके फ्रिज में कौन सा है, मगर वो मिल्क कहाँ से आया था वो एक NFT से पता ला जा सकता है किस फार्म से आया था। हालांकि कूल आइडिया है, मगर जो आम इंसान है वो एक हफ्ते के बाद बोर हो जाएगा। यहाँ पे रियली सेंस बनाता है बड़ी कंपनीज के लिए सप्लाई चेन्स वाली जैसे एप्पल और टेस्ला हो गए। NFTs को लेवरेज लेके मेंटेन कर सकते हैं डिटेल लॉक को रीजन्स अपने स्टील, लिथियम और एल्यूमिनियम का, और वो सारी सप्लाई चेन प्रॉब्लम जो है हमने देख ही ली। ऐसे सिस्टम की नीड बहुत ज़्यादा है, और जो बिजनेस वर्ल्ड को असाइड रखते हुए NFT जो है क्वाइट वैल्यूएबल है जब बात आती है रिकॉर्ड्स और क्रेडेंशियल्स की। क्या हो अगर बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट्स और ड्राइवर्स लाइसेंस सिक्योरली स्टोर्ड हो ब्लॉकचेन में? आपको किसी भी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल्स में और DMV में। एक सिमिलर केस है वो है क्रेडेंशियल्स के लिए भी। अब जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट करोगे आपको NFT मिल जाएगा जो कि आप डिप्लोमा के साथ ले सकते हो। इसका मतलब ये है कंपनीज को आसान हो जाएगा आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को वेरीफाई करना। NFTs जो है इसी तरह से इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स को और कारपेंटर्स को दिए जा सकते हैं, जिसकी तरह जब आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करोगे आप जान सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानता है। और ये सारे यूज़ केसेस जो है सरफेस स्क्रैच करना NFTs के, ये जो है वैलिडेट करना टिकट में, पेटेंट्स को और वोटिंग में, बाकी चीज़ों में भी काम आता है। तो ये चीज़ मत समझिएगा कि यूजलेस JPEG जो है वो सर्कुलेटेड होती है सोशल मीडिया पे, बेकार है NFT। जो रियल एप्लीकेशन है NFTs की वो बहुत ज़्यादा एप्स और फ्लेक्सिंग्स है। हालांकि NFTs का काफ़ी पोटेंशियल है, मगर जो करंट क्रैश जो है वो एक्सपीरियंस है वेल वारंटेड था और वे ओवरड्यू था, क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा इट्स बीन रेनिंग मनी ऑन फूल्स फॉर टू लॉन्ग। और ये जो है वो NFTs को इतनी बेकार रेपुटेशन दे चुका है। पहली जगह जब लोग सोचते हैं NFT के बारे में वो ये नहीं सोचते किस तरह से रेवलाइज कर सकता है प्रूफ ऑफ ओनरशिप को, या किस तरह से डिजिटल रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स को अच्छा कर सकता है। रैदर वो सोचते हैं लेविश सेलिब्रिटीज़ जो कि बहुत सारा पैसा इसमें पिक्चर्स में डाल रहे हैं, जो कि गूगल से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब तक लोग जो है मिलियंस बना रहे हैं फ्लिपिंग करने में JPEGs को, ये ओवरवेलमिंग नैरेटिव होगा साउंडिंग करना NFTs के, ना कि मेंशन करना कि पूरा स्कैमिंग साइट भी है इसकी। क्योंकि हमने हंड्रेड्स ऑफ फेक NFT वेबसाइट्स को देखा है जो कि लेजिटिमेट NFT मार्केट प्लेस को रेप्लिकेट करते हैं, और जो लोग दसों हज़ार डॉलर खरीद देते हैं इस फेक वेबसाइट में उन्हें NFT भी नहीं मिलता। हमने एक नई ब्रीड ऑफ क्रिप्टो बॉट्स को भी देखा। ये जो लोग हैं नई एक्सपर्ट है ट्रेडिंग में, मगर एक्सपर्ट है पिकिंग आउट नेक्स्ट बिग NFT। मगर इन सारी चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस साइन है मैसिव बबल का, वो इन्फ्लुएंसर्स है जो कि अपने खुद के NFT बना के कैश आउट कर रहे हैं मिलियंस में शिलिंग को अपने ऑडियंस करके। और इस सारे कचरे को साफ करने का पूरे सेक्टर का एक ही तरीका ऑब्लिटरेट करना लोगों को, जिससे वो बोर हो जाए और छोड़ के चले जाए। उसके बाद हम ट्रू इनोवेशन को देख पाएंगे दोबारा से, यूनिक एप्लीकेशन और साथ साथ जो कि काफ़ी काम की होगी। आप सोच सकते हो कि NFT मार्केट जो है वो पहले भी क्रश हो चुका है 80% तक वो अक्रॉस द बोर्ड, मगर ये थी शुरुआत जर्नी, क्योंकि ओवरहाइप्ड NFTs वो क्रैश हो चुके हैं रिलेटिव टू डॉलर्स में। उन्होंने क्रैश नहीं किया वैल्यू रिलेटिव टू क्रिप्टो पंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर क्रिप्टो पंक जो है 60 से 70 एथर का आता है, जैसा कि मार्च और अप्रैल में था, मगर जो एंटायर क्रैश जो है वो क्रिप्टो के खुद के गिरने की वजह से हुआ है। 70 एथर जो है वो $3 लाख का होता था, मगर अब सिर्फ $1 लाख का होता है। तो ज़्यादा पॉपुलर NFT जैसे क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप्स जो है उनकी वैल्यू रखते हैं क्रिप्टो के रिलेशन में, मगर जो वेस्ट मेजोरिटी ऑफ NFTs है वो ज़ीरो हो जाएंगे। और ये क्रिप्टो बेयर मार्केट कंटिन्यू होगा तो बहुत ज़्यादा लाइकली है कि NFTs जो है वैल्यू लूज़ करेंगे अगेंस्ट क्रिप्टो के भी। मगर इसमें कोई डाउट नहीं कि पेनफुल जर्नी होने वाली है NFT होल्डर्स के लिए, और एग्जैक्टली जो है मार्केट को यही चाहिए इससे पहले नेक्स्ट बड़े फेज में मिले ग्रोथ और अडॉप्शन के।
इन दी एंड हम एक एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वर्ल्ड में रहते हैं और अभी भी पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ से डिजिटलाइज होना बाकी है। हमें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है जब हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं और आईडीज़ में ड्राइवर लाइसेंस और बाकी सारी चीज़ें भी डिजिटलाइज होना बाकी है। फॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि NFTs जो है वो डिजिटलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे लास्ट रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ आवर लाइफ्स को। इस चीज़ के साथ ही NFTs जो है बेस्ट ऑफ रेपुटेशन नहीं है बाकी लोगों में, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया पे वो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहे हैं जनरेट से जो कि गैम्बलिंग कर रहे हैं रैंडम JPEGs में। और हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग पैसे बना रहे हैं, जो पूरी सिचुएशन है वो कॉन्फिडेंस नहीं देती, ट्रस्ट नहीं देती मार्केट में। आइडियली लोग जो है वो सारे पीछे कर रहे हैं हमारे काम और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं NFTs को, मगर किसी भी तरह से काम नहीं करता। हर रेवोल्यूशन में हम बहुत सारा कचरा देखते हैं स्पेस में घुसता हुआ और मैसिव बबल बनता है उससे पहले कि वो मैसिव क्रैश बन जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है। हमने ये इंटरनेट कंपनीज के साथ देखा था लेट 2000 में, और हमने EVs, NFTs और 3D प्रिंटिंग में भी देखा और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है कुछ सालों के अंदर। और अभी हमें ये सारी चीज़ें सेक्टर्स डिस्ट्रॉयड होते हुए देख रहे हैं। अब किसी को नहीं पता कि ये दर्द कब खत्म होगा, मगर इवेंचुअली हमें दूसरी साइड पहुंच जाएंगे और ट्रू इनोवेशन और ग्रोथ देखने को मिलेगी। मे बी गवर्नमेंट जो है NFT बेस्ड आईडीज़ और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो NFT बेस्ड डिप्लोमा देना शुरू कर देंगे, किसे पता, समय ही बताएगा। मगर इसी बीच अगर आप सोच रहे हो कि NFTs को क्या हुआ, तो आंसर ये है कि कुछ नहीं हुआ, ज़्यादातर वो साफ़ सफाई चल रही है जो कि ज़रूरी भी थी। क्या आपको एक NFT ओन करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपने NFTs को अलग तरीके से देखा, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।